मैं अभिजीत कौर, न्यूज 24 इंडिया आज की खास डिस्कस। क्यों दक्षिण एशिया में कभी स्थिरता नहीं आ पाती? क्या इसके पीछे किसी बड़ी ताकत का हाथ है? दक्षिण एशिया जो कभी संस्कृति, व्यापार और शांति का केंद्र हुआ करता था, आज संघर्ष, राजनीतिक अस्थिरता और बाहरी दखल का गढ़ बन चुका है। भारत के लगभग सभी पड़ोसी मुल्क या तो किसी संकट से जूझ रहे हैं या फिर बार बार सरकारें बदल रही है। सवाल यह उठता है कि आखिर इसकी जड़ में क्या है? कई विश्लेषक मानते हैं कि इस अस्थिरता के पीछे कहीं न कहीं चीन का परोक्ष या प्रत्यक्ष हाथ है। ड्रैगन यानी चीन साउथ एशिया में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए उन जाल कूटनीति से लेकर आर्थिक लोभ तक के हर दांव खेल रहा है। श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कोई भी देश इससे अछूता नहीं है। कहीं बंदरगाह पर कब्जा किया गया है तो कहीं सड़कें और रेल परियोजनाएं चीन की शर्तों पर थोप दी गई है। क्या यह सब यूं ही हो रहा है या चीन साउथ एशिया में एक लंबी रणनीति के तहत भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है? देशों पर नजर डाली जाए तो हर जगह उठापटक का दौर जारी है। भारत के सभी पड़ोसी देशों में हमेशा ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहती है। पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका या अफगानिस्तान जैसे किसी भी पड़ोसी देश का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार शासन कर रही है। पाकिस्तान में आजादी के बाद से आज तक कोई भी सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई है। नेपाल और म्यांमार में भी तख्तापलट कई बार किया जा चुका है। श्रीलंका किस तरह दिवालिया हो गया था, यह तो पूरी दुनिया ने देखा था। लेकिन भारत के पड़ोसी देशों में राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था क्यों बनी रहती है? इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं, जिनमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका का नाम शामिल है। आज के समय में एशिया में चीन का दबदबा सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। असल में चीन इंडियन ओशन में डोमिनेंसी बढ़ाना चाहता है। हालांकि 1-19 भारत के पड़ोसी राज्यों में अस्थिरता का पूरा दोष चीन को नहीं दिया जा सकता। इसमें इकोनॉमिकल, रिलीजियस एंड टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज और अन्य कई कॉन्फ्लिक्ट्स शामिल है। अपने पुराने विवाद भूलकर भारत सभी देशों के दिल खोलकर मदद कर रहा है। अफगानिस्तान में अगस्त 2021 के बाद से पूरी तरह तालिबानी शासन चल रहा है। असल में इस देश में 1970 तक शांति और अमन कायम था, लेकिन उसके बाद यहां पर कई बार मिलिट्री कुप हुए। करीब 4 करोड़ की आबादी वाले इस देश में 40 सालों तक भयंकर युद्ध के हालात रहे। 1969 में यूएसएसआर में अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। साल 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद 1992 में अफगानिस्तान की सरकार गिर गई और 1996 में तालिबानियों ने इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान की स्थापना कर दी। हालातों पर अपना कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने अपनी सेना अफगानिस्तान में तैनात कर दी। सालों तक अफगानिस्तान में तालिबानी और अमेरिकी सेना के बीच जंग जारी रही। इस दौरान 30 लाख से ज्यादा लोगों ने देश छोड़ दिया। अफगानिस्तान ऐसा देश है जो भारत को सेंट्रल एशिया और चीन को मिडिल ईस्ट से जोड़ने का काम करता है। यहां पर ऑयल और मिनरल्स के कई बड़े भंडार हैं। अफगान के एथनिक ग्रुप के लोग इन संसाधनों पर अपना हक जताते हैं, लेकिन उन्हें उनका हक नहीं मिल पाता। देश में कई इलाके ऐसे हैं जहां लोगों को 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो पाता। विभिन्न एथनिक ग्रुप्स के कारण पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे देशों का इंटरफेयर यहां रहता है। हालांकि अब पूरा कंट्रोल तालिबानियों के हाथ में है और उनके शासन में लोग कैसा जीवन व्यतीत कर रहे होंगे ये तो आप समझ ही सकते हैं। फिलहाल भारत अफगानिस्तान में तालिबानियों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान में पिछले 75 साल में 30 से ज्यादा सरकारें बन चुकी हैं, लेकिन कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। कभी पीएम को मार दिया जाता है, कभी करप्शन के चार्जेस में उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है, कभी तख्तापलट तो कभी उन्हें कुर्सी से हटा दिया जाता है। पाकिस्तान में हमेशा से ही देश के अंदर प्रधानमंत्री से ज्यादा मिलिट्री जनरल का प्रभाव रहा है।
पाकिस्तान। ये सरकार अपने देश में तरक्की करने के बजाय सारा पैसा आतंकवादियों की फंडिंग और अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करने में लगा देती है। जब भी देश को जरूरत पड़ती है तो अपनी झोली फैलाकर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के आगे खड़ा हो जाता है। पाकिस्तान के ऊपर दोस्तों 100 बिलियन से ज्यादा का कर्जा है। सऊदी अरब, चीन, यूएई और कतर जैसे देश से भी पाकिस्तान ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लोन लिया हुआ है। करीब 12 टेररिस्ट ग्रुप को पाकिस्तान ने अपने देश में पनाह दे रखी है और इन टेरर ग्रुप्स का पाकिस्तान की राजनीति में भी हस्तक्षेप रहता है। पिछले 10 सालों में पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियों के कारण 21,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और इस आतंकवाद को खत्म करने के लिए देश कोई भी कदम नहीं उठा रहा है। कई बार पाकिस्तान दिवालिया होते होते बचा है। देश में महंगाई के क्या हालात है वो आए दिन आप खबरों में देखते ही होंगे। 1 किलो आटा 300 रुपए तो 1 लीटर दूध की कीमत 500 रुपए तक पहुंच गई है। पाकिस्तान की करेंसी भी लगातार डिवैल्यूएट हो रही है। इन सब के बीच चीन ने पाकिस्तान में $60 बिलियन इन्वेस्ट करने का ऐलान किया है, जिसमें कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, रेल नेटवर्क, रोडवेज और अन्य डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। ऐसा माना जा रहा है कि बहुत ही जल्दी चीन पाकिस्तान को अपनी डेब्ट ट्रैप पॉलिसी का शिकार बना लेगा। असल में यह पॉलिसी चीन की एक चाल है जिसमें वह पहले किसी देश को ढेर सारा कर्जा देता है और जब वह देश लोन चुका नहीं पाता तो उस देश के एसेट्स और पोर्ट्स को अपने कब्जे में ले लेता है। अब जरा नजर डालते हैं भारत के एक और पड़ोसी देश श्रीलंका पर। श्रीलंका में भी दोस्तों हमेशा ही कुछ न कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलते रहते हैं। आर्थिक संकट, जनता का आक्रोश, भ्रष्टाचार, सरकार की नाकामी, महंगाई, ये सारी चीजें मिलकर इस देश को बार बार अस्थिरता की ओर धकेलती है। इंडियन ओशन में बसा श्रीलंका एक बेहद महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान रखता है। यह उस सी रूट का हिस्सा है जो एशिया को अफ्रीका और यूरोप से जोड़ता है। यानी अगर कोई इस क्षेत्र को कंट्रोल करे तो वह पूरी वैश्विक ट्रेड पर असर डाल सकता है। एक समय था जब श्रीलंका का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एशिया के कई देशों से बेहतर माना जाता था, लेकिन फिर आया सिविल वॉर का दौर। 1983 से लेकर 2009 तक देश में गृह युद्ध चला, जिसने श्रीलंका की अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचे को बुरी तरह हिला दिया। हालांकि इसके बाद कुछ हद तक शांति लौट पाई और श्रीलंका ने टूरिज्म सेक्टर में खुद को फिर से खड़ा करना शुरू किया। चाय, कॉफी और दूसरे कृषि उत्पादों का बड़ा एक्सपोर्टर बनकर यह देश एक बार फिर वैश्विक नक्शे पर उभरने लगा, लेकिन सरकार की गलत नीतियों, कर्ज में डूब, एस्लो और चीन जैसी शक्तियों पर निर्भरता ने श्रीलंका को 2022 में सबसे बड़े आर्थिक संकट में धकेल दिया। बिजली गायब, सड़क पर प्रदर्शनकारी और सत्ता से भागती सरकार, ये हालात पूरी दुनिया ने देखे। आज भी श्रीलंका धीरे धीरे पटरी पर लौटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्थिरता अभी भी एक सपना बना हुआ है। श्रीलंका में इन्फ्लेशन पीक लेवल पर पहुंच गया। इसी बीच चीन उधार दिया अपना पैसा श्रीलंका से मांगने लगा, लेकिन श्रीलंका के पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं बची थी। बदले में चीन ने श्रीलंका का हमटा एयरपोर्ट अगले 99 सालों के लिए लीज पर ले लिया। मुश्किल समय में भारत श्रीलंका की मदद के लिए आगे आया और करीब 4 बिलियन की फाइनेंशियल हेल्प की। बांग्लादेश का इतिहास भी खून और संघर्ष से भरा हुआ है। आजादी के महज 4 साल बाद ही 1975 में यहां के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल जियाउर रहमान ने तख्ता पलट कर दिया और उस दौरान देश के संस्थापक नेता शेख मुजीबुर रहमान और उनके पूरे परिवार की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसके बाद दूसरा तख्ता पलट 1982 में हुआ और फिर 1975 से लेकर 1951 तक बांग्लादेश मिलिट्री के कंट्रोल में रहा। और जब किसी देश पर सेना का राज हो तो लोकतंत्र और विकास दोनों दम तोड़ने लगते हैं। लेकिन 1951 के बाद बांग्लादेश ने एक नया मोड़ लिया। लोकतंत्र बहाल हुआ और देश ने तेजी से तरक्की करना शुरू किया। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से लोन लिया गया, मगर इस बार उन पैसों का उपयोग सही दिशा में किया गया।
आज बांग्लादेश चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। यूरोप और अमेरिका के ब्रांड्स के लिए जो कपड़े बनते हैं उनमें बड़ी संख्या बांग्लादेश में तैयार होती है। लेकिन इस रैपिड डेवलपमेंट का एक साइड इफेक्ट भी हुआ। सरकार ने कई महंगे प्रोजेक्ट्स में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, जिनमें से कुछ सफल रहे और कुछ नहीं। इसके साथ ही भ्रष्टाचार ने भी बांग्लादेश को अंदर से खोखला करना शुरू कर दिया। आज बांग्लादेश को दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों में गिना जाता है। देश पावर कट, महंगाई और बेरोजगारी जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्ते कभी अच्छे तो कभी तनावपूर्ण रहे हैं, खासकर सीमा विवाद, नदी जल बंटवारे और आव्रजन जैसे मुद्दों को लेकर। तो एक तरफ बांग्लादेश ने तरक्की की मिसाल पेश की, लेकिन दूसरी तरफ आंतरिक चुनौतियों ने उसकी स्थिरता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। उतार चढ़ाव का दौर जारी रहता है। अब चीन बांग्लादेश में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। चीन ने बांग्लादेश में 40 बिलियन का इन्वेस्ट किया है। भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराना सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक रिश्ता रहा है। रोटी बेटी के नाते ने दोनों देशों को अटूट रूप से जोड़ा है। लेकिन पिछले एक दशक में यह संबंध कई मोड़ों से गुजरा है। नेपाल की ओर से चीन की तरफ झुकाव ने भारत के लिए चिंता का विषय पैदा कर दिया है। राजनीतिक परिवर्तन और अस्थिरता। साल 2008 में नेपाल में राजतंत्र का अंत हुआ और एक संवैधानिक लोकतांत्रिक गणतंत्र की स्थापना हुई। तब से नेपाल में कई बार संविधान में संशोधन किए गए, जिनका विरोध विभिन्न समूहों द्वारा सड़कों पर उतरकर किया गया। यह अस्थिरता देश की आंतरिक राजनीति के साथ साथ पड़ोसी देशों के संबंधों पर भी असर डालती है। चीन की ओर बढ़ता कदम। हाल के वर्षों में नेपाल ने चीन के साथ निवेश और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में साझेदारी बढ़ाई है। चीन के विकास लोन और बुनियादी ढांचा समझौतों ने नेपाल के राजनीतिक वर्ग और जनता को आकर्षित किया है। हालांकि नेपाल का 70% से अधिक आयात भारत से होता है, लेकिन अब वह कोलकाता बंदरगाह के बजाय चीन के बंदरगाहों का उपयोग कर रहा है, जो भौगोलिक दृष्टि से 3 गुना अधिक दूर है। विरोधाभास और संतुलन। नेपाल की नीतियां कई बार आर्थिक तर्कों को नजरअंदाज करती हुई राजनीतिक निर्णयों पर आधारित दिखती है। जबकि भारत नेपाल के लिए प्रमुख आर्थिक साझेदार है, चीन की बढ़ती उपस्थिति ने क्षेत्रीय संतुलन को बदला है। इस बीच नेपाल में कभी-कभी एंटी इंडिया भावनाएं भी सामने आती है, जो द्विपक्षीय संबंधों में तनाव का कारण बनती है। निष्कर्ष, भारत और नेपाल का संबंध अपने ऐतिहासिक महत्व के बावजूद नई चुनौतियों का सामना कर रहा है। नेपाल की ओर से बहुपक्षीय साझेदारी की खोज भारत के लिए एक संकेत है कि उसे अपनी नेपाल नीति में लचीलापन और दूरदृष्टि लाने की जरूरत है। क्षेत्रीय स्थिरता के लिए दोनों देशों को संवाद और सहयोग को मजबूत करना होगा। म्यांमार के बारे में अक्सर लोगों का मानना है कि यह एक शांतिप्रिय देश है, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। 1948 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से यह देश राजनीतिक अस्थिरता, तख्तापलट और नागरिक संघर्षों से जूझता रहा है। तख्तापलट का इतिहास। म्यांमार में सेना की राजनीति में भूमिका लंबे समय से मुद्दा रही है। स्वतंत्रता के बाद से देश कई बार सैन्य शासन के अधीन आ चुका है। सरकारें बदलती रहीं, राजधानी को बार बार स्थानांतरित किया गया, जैसे यांगून से नाइपीटाओ, और सत्ता का केंद्र लगातार बदलता रहा। एथनिक टकराव और विविधता की चुनौती। म्यांमार की आबादी अत्यधिक विविध है, जहां 135 से अधिक जातीय समूह मौजूद हैं। इन समूहों के बीच तनाव लंबे समय से चल रहा है। खासकर रोहिंग्या संकट जैसे मुद्दों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि को नुकसान पहुंचाया है। लोकतंत्र की झलक और फिर तख्तापलट। साल 2015 में म्यांमार में पहला बहुदलीय चुनाव हुआ, जिसमें आंग सान सूकी की पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। 2020 में दूसरे चुनाव में सेना के समर्थित दल को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2021 में सेना ने तख्तापलट कर दिया, जिसके विरोध में देश भर में प्रदर्शन शुरू हो गए। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में हजारों लोग मारे गए और हजारों नागरिक अभी भी जेलों में बंद है। चीन का छिपा हाथ। म्यांमार पर चीन का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। चीन सैन्य और आर्थिक सहायता के जरिए
म्यांमार की सरकार को समर्थन दे रहा है, जबकि पश्चिमी देश सैन्य शासन की निंदा करते रहे हैं। चीन के लिए म्यांमार अपने बेल्ट एंड रोड परियोजना के जरिए रणनीतिक महत्व रखता है, जो भारत के लिए भी चिंता का विषय है। निष्कर्ष, म्यांमार की कहानी लोकतंत्र की लड़ाई, सैन्य हस्तक्षेप और बाहरी प्रभाव की जटिलताओं से भरी है। देश की आंतरिक अस्थिरता क्षेत्रीय स्थिरता पर भी प्रभाव डालती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए म्यांमार में मानवाधिकारों की स्थिति और लोकतंत्र की बहाली के लिए सक्रिय भूमिका निभाना महत्वपूर्ण है। लेकिन चीन की ओर से समर्थन ने समाधान को और जटिल बना दिया है। मालदीव्स को अक्सर स्वर्ग का टुकड़ा या एशिया का मोती कहा जाता है, लेकिन आज यह देश अपनी आंतरिक अस्थिरता और भू राजनीतिक उलझनों के कारण चर्चा में है। पिछले कुछ सालों में मालदीव्स ने भारत के साथ अपने पारंपरिक संबंधों को तोड़ने की कोशिश की, जिसका खामियाजा अब देश की अर्थव्यवस्था व राजनीति दोनों को भुगतना पड़ रहा है। ऐतिहासिक संबंध और भारत का भूमिका मालदीव्स और भारत का संबंध रोटी बेटी के नाते से जुड़ा रहा है। भारत मालदीव्स का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार, पर्यटक स्रोत और सुरक्षा गारंटी है। देश की अर्थव्यवस्था पर्यटन और मत्स्य उद्योग पर निर्भर है, जिसमें भारत की भूमिका अहम है। हालांकि 2018 से 2023 तक की सरकार ने भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। चीन का प्रभाव और तनाव की शुरुआत चीन के प्रलोभन में आकर मालदीव्स ने भारत के खिलाफ असहमति की राह अपनाई। सरकार ने एंटी इंडिया टिप्पणियां की, भारतीय पर्यटकों को बहिष्कृत करने की धमकी दी और चीन के साथ निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए। चीन ने मालदीव्स को डेक डिप्लोमेसी के जरिए लुभाया, लेकिन इसके परिणाम विनाशकारी साबित हुए। अर्थव्यवस्था का पतन और आंतरिक संकट, भारत के साथ तनाव के कारण मालदीव्स की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई। पर्यटन आय में गिरावट आई, विदेशी मुद्रा का संकट गहराया और सरकार को ऋण के लिए चीन का दरवाजा खटखटाना पड़ा। चीन के साथ समझौते अधूरे रहे और निवेश का वादा खोखला साबित हुआ। आंतरिक राजनीति में भी उथल पुथल मचा रहा, जिसके कारण सत्तारूढ़ दल की लोकप्रियता में गिरावट आई। चीन की भू राजनीतिक चाल मालदीव्स के संकट का मुख्य कारण चीन की बढ़ती उपस्थिति है। चीन भारत के पड़ोस में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए मालदीव्स को अपनी महासागरीय साजिश का हिस्सा बनाना चाहता है, लेकिन चीन की ओर से दिए गए निवेश के बदले अतिरिक्त जमीन या सैन्य अधिकारों की मांग ने मालदीव्स की चिंता बढ़ा दी है। चीन की चाल का खुलासा मालदीव्स के साथ साथ नेपाल, म्यांमार और भूटान जैसे अन्य पड़ोसी देश भी चीन की डेथ डिप्लोमेसी के शिकार हो रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे इन देशों को समझ में आ रहा है कि चीन का उद्देश्य आर्थिक सहायता के नाम पर उनकी संप्रभुता पर कब्जा करना है। भारत ने भी अपने पड़ोसी देशों को सहयोग का नया प्रस्ताव दिया। पड़ोसी मुल्कों की स्थिति को गौर से देखा जाए तो एक फैक्टर हर जगह कॉमन नजर आता है, और वो फैक्टर है चीन का। चीन कभी नहीं चाहेगा कि भारत के रिश्ते पड़ोसी देशों के साथ मजबूत हों, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो चीन का वर्चस्व कम हो सकता है। हालांकि धीरे धीरे देशों को अक्ल आ रही है और चीन की चालबाजी को समझने लगे हैं। वहीं दूसरी ओर इतिहास गवाह है कि भारत ने कभी भी अपने स्वार्थ के लिए दूसरे देशों का इस्तेमाल नहीं किया है। भारत दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान करता है और बेवजह कभी दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। यही कारण है कि आज पूरी दुनिया में भारत की एक अलग ही पहचान है, तो वही चीन के नाम पर दुनिया थूकती हुई नजर आ रही है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अभी लास्ट में एक सवाल बाकी रह गया है कि क्या कभी भारत के पड़ोसी देशों में स्थिरता आ पाएगी? क्या कभी यह देश खुशहाल जीवन जी पाएंगे? इसके अलावा कैसे ये देश स्टेबल हो सकते हैं? इस बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। यह वीडियो इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।